डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या पढ़ाया जा रहा था? डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। इन डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण में हमने 5 या 6 लक्षण आपको बता दिए हैं। लास्ट वाला लक्षण हमने बताया था संकुल आयन संकुल यौगिक या उपसार संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। हमने बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं वो सभी उपसार संयोजन बंध का निर्माण करते हैं और उपसार संयोजन बंध का निर्माण करने के उपरांत संकुल आयन या संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल आयन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि संकुल आयन एक ऐसा आयन होता है जो गलित अवस्था में तथा विलयन की अवस्था में दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान को खोते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों अवस्थाओं में सेम रहते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को संकुल यौगिक तथा इस प्रकार के आयन को संकुल आयन कहा जाता है। जैसे हमने एक यौगिक लेकर के बताया भी था आप लोगों से K4F3CN6 बताया था इसको लेकर के, और हमने बताया था कि यदि ये आयनित भी होता है, यदि यह आयनित भी होता है तो क्या बनाता है 4K+ F3CN6 4 का निर्माण करता है। और हमने बताया था यहाँ पर एक केंद्रीय मेटल एटम होता है, सेंटर मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु संक्रमण धातु होता है। क्या कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये साइनाइड के साथ में कैसा बंध बना लेता है? उपसार संयोजी बंध का निर्माण करता है। और क्यों बनाता है उपसार संयोजी बंध? उपसार संयोजी बंध इसलिए बनाता है क्योंकि आयरन में या कोई भी संक्रमण धातु होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई भी होगा, उसमें डी ऑर्बिटल क्या होगा? रिक्त होगा, और डी ऑर्बिटल रिक्त होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं। इसलिए ये संकुल आयन या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कोई भी डी ब्लॉक के होंगे, जितने भी डी ब्लॉक के होंगे, सब में एक कैरेक्टर पाया जाएगा। आगे हमने बताया भी था, आगे चल करके एक चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसार संयोजन यौगिक नाम से चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर में ये चीजें बहुत विधिवत तरीके से बताई जाएंगी, तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ आप लोग यहाँ पर इतना जानिए कि कोई भी संक्रमण धातु होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स उपसार संयोजन यौगिक अर्थात ट्रांजिशन कंपाउंड का कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का निर्माण करता है। कोऑर्डिनेट बांड बना करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड का निर्माण करता है। समझ रहे हैं ना? अगला पढ़ना है आप लोगों को परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं। सबसे पहले तो जानिए कि परमाणु त्रिज्याएं किसकी? डी ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं के बारे में चर्चा किया जाए पूरा का पूरा। अच्छा, ये डी ब्लॉक तत्व की परमाणु त्रिज्याओं के अंतर्गत 3D सीरीज में लिखता हूँ। 3D सीरीज में लिखता हूँ। 3D सीरीज के अंतर्गत एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, फिर मैग्नीज ना, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यही बात किया जाए। एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो 21 से लेकर के 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यही है ना 3D सीरीज है। ये सब है कि नहीं? ये सब 3D सीरीज है। अगर इनकी परमाणु त्रिज्या की बात किया जाए, क्या बात करें हम? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसमें? एंगस्ट्रॉम में डोनेट करते हैं। ये परमाणु त्रिज्या की बात किया जाए तो इसकी परमाणु त्रिज्या होती क्रमशः कितनी है? 1.44। स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या 1.44, टाइटेनियम की परमाणु त्रिज्या होती है 1.2, वैनेडियम की होती है कितना? 1.22, वैनेडियम की 1.22, क्रोमियम का 1.77, मैग्नीज 1.17 और मैग्नीज का 1.17, और आयरन की बात किया जाए 1.17 और 1.16 और फिर 1.15, 1.135, 1.15, 1.35 और लास्ट में परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी हुई होगी 1.31।
देखिए अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई देखिए क्या हो रहा है। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्रमशः क्या हो रही है, घट रही है, फिर लगभग थोड़ी दूर के लिए स्थिर भी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए स्थिर भी हो जाती है, फिर घटती जाती है और अंत में थोड़ा सा जिंक की परमाणु त्रिज्या एकदम से घट जाती है। देख रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर हम देखें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की मैं बात करूं तो इनकी परमाणु त्रिज्या और इनकी परमाणु त्रिज्या में डिफरेंस देखा जाए तो बहुत माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए 1.44 1.31 है ना, बहुत माइनर डिफरेंस। ये तो बड़ा दूर हो गया, तो 21 से लेकर के 30 तक हो गया, 21 से लेकर के 30 तक हो गया। बट अगर हम यहीं पर कंपेयर करें, एक दूसरे के बीच कंपेयर करें, या यहाँ पर एक दूसरे के बीच कंपेयर करें, यहाँ पर एक दूसरे के बीच कंपेयर करें, तो देखने में ये लग रहा है कि बहुत ही छोटा अंतर है दोनों में। परमाणु त्रिज्याओं में बहुत ही माइनर अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। मतलब घटती तो जाती है परमाणु त्रिज्याएं लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती तो जाती हैं, लेकिन बहुत माइनर अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। और यही परमाणु त्रिज्याओं में लगभग समानता भी पाई जाती है। और परमाणु त्रिज्याओं में समानता होने के कारण ही हमने बताया था कि किसका निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए कि मिश्र धातु क्यों बनाते हैं तो आप लोग मेन कारण यही दोगे, क्या? क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग इक्वल होती हैं, या इनके परमाणु त्रिज्याओं में अंतर बहुत ही कम है। समझ है ना? तो हेडिंग बनाइएगा ऊपर परमाणु त्रिज्या, लास्ट अगला करेक्ट है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या लिखिए। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है। फिर लगभग स्थिर हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको। उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक गुण ने बताया उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? किसी रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त ऐसा पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के वेग में परिवर्तन कर दे, रासायनिक क्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक क्रिया के वेग में सिर्फ परिवर्तन करता है और वो प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, और इसीलिए बताया जाता है कि उत्प्रेरक जितनी मात्रा में लिया जाता है उतनी मात्रा में उत्प्रेरक बाहर भी निकलता है। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, बट बाहर रूप से भाग ले करके उस रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। कई बार बताया गया उत्प्रेरक के बारे में। और बताएं हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस डी ब्लॉक तत्वों के बारे में उत्प्रेरक के लक्षण पढ़ना है। देखिए डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में उत्प्रेरक की क्षमता होती है, सब में उत्प्रेरण की क्षमता होती है, सब उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? आप लोगों को जब उत्प्रेरक पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। उस अधिशोषण सिद्धांत में बताया गया था कि जब कोई भी दो अभिकारी पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो अभिकारी पदार्थ उत्प्रेरक के मुक्त संयोजकताओं पर जाकर के जुड़ जाते हैं। बताया गया था ना, जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया था निकल करके, इस तरीके से यदि याद हो जरा सा भी, आप लोग काफी पढ़ते से फिगर दिखाई दे रहा हो आप लोगों को।
याद है कि नहीं? इस तरीके से हमने बनाया था उत्प्रेरक पढ़ाते समय, अत्यसर सिद्धांत पढ़ाते समय। ये सब क्या होते हैं? इसकी मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ये सब इसकी क्या है? मुक्त संयोजकताएं हैं। और जब कभी भी किसी अभिकारक पदार्थ को अभिक्रिया करना होता है तो वो अभिकारक पदार्थ आकर के पहले इस मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ता है, मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ता है। और मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ने के बाद तब उसमें क्या होता है? तब उसमें ये बांड इसके साथ बन जाता है, उसका बांड आपस में वीक हो जाता है, तो दूसरे के साथ बांड बना लेता है और उत्पाद का निर्माण कर लेता है। यही तो होता है कि नहीं? तो डी, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक तत्व तो ही मुख्यतः उत्प्रेरक के रूप में क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि उसके पास क्या पाई जाती है? मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। और मुक्त संयोजकता पाए जाने के कारण कोई भी अभिकारक पदार्थ इसी मुक्त संयोजकताओं के कारण पर आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो कहेंगे हम कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। और क्यों उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। तो लिखिए उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक के धातुओं और उनके यौगिकों में, डी ब्लॉक के धातुओं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। इन धातुओं का यह गुण इनकी परिवर्ती संयोजकता इनकी परिवर्ती संयोजकता और उनके पृष्ठ में उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। और उनके पृष्ठ में उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। अगला पढ़ना है आप लोगों को आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? कोई बताइए मुझे, आयनन विभव कहते किसे? कोई बता सकता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव। वेरी गुड। किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे, उस तत्व का क्या कहते हैं? हम आयनन विभव कहते हैं। कोई भी तत्व है, उसके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे, उस तत्व का क्या कहेंगे? हम आयनन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। आपको बता दें कि आयनन विभव का मान लेफ्ट टू राइट चलने पर किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिने की तरफ जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। परमाणु त्रिज्या घटने के कारण आयनन विभव का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में क्या है? कहां है डी ब्लॉक? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। इसलिए डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जाएं कहां होंगी? एस और पी ब्लॉक के बीच में। कहां होंगी भाई? यहां पर एस ब्लॉक है, यहां पर पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक की सबसे ज्यादा, फिर इधर आते हैं तो घटता जाएगा, तो पी ब्लॉक का सबसे कम होगा कि नहीं होगा? तो डी ब्लॉक का क्या होगा? एस और पी के बीच में। एस और पी के बीच में अगर देखा जाए 3D सकमल श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जाओं की बात किया जाए
तो 3D संक्रमण श्रेणी की आनंद ऊर्जाओं की बात किया जाए तो 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। कितना? 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है डी ब्लॉक तत्वों की आनंद ऊर्जा। कितना? 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होते हैं तत्वों की आनंद ऊर्जा। समझ रहे ना? कुल मिलाकर के इतना जानिए कि डी ब्लॉक तत्वों की आनंद ऊर्जा एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है। और 3D संक्रमण श्रेणी की बात किया जाए, 3D संक्रमण श्रेणी का मतलब वही स्कैंडियम से लेकर के कहां तक? जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्वों की बात किया जाए तो उसकी आनंद ऊर्जाएं 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। तो लिखिए डी ब्लॉक तत्वों की आनंद ऊर्जाएं डी ब्लॉक तत्वों की आनंद ऊर्जाएं यस और पी ब्लॉक के मध्य में यस और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होती है। यस और पी ब्लॉक के मध्य में होती है। थ्री डी श्रेणी के तत्वों की संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आनंद ऊर्जाएं क्या? 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला पढ़ना है आप लोगों को मिश्र धातुएं। हमने इसके पहले बता दिया है, अभी अभी हमने बताया आप लोगों को कि मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं। अच्छा, मिश्र धातु होता क्या है? मिश्र धातुएं कहते हैं किसे हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिला देने पर, गलित अवस्था में मिला करके ठंडा कर देने पर एक नए धातु का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है? एक मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है? कॉपर कितना %? 80%। और जिंक कितना होता है? 20%। दोनों को गलित अवस्था में मिला देते हैं और दोनों को गलित अवस्था में मिलाने पर एक धातु का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। मिश्र धातु को तो आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन मिश्र धातु बनता क्यों, इसका रीजन हमने इसके पहले बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग क्या होती है? बराबर होती है, या ये कह सकते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याओं में बहुत छोटा सा अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिंक और कॉपर को मिला रहे हैं। जिंक है आपका कौन सा? सेकंड बी का है ना, और कॉपर क्या है आपका? फर्स्ट बी का है कि नहीं? और इसकी एटॉमिक रेडियस लगभग हमने कितना बताया था? 1.35, यही बताया था ना। और इसकी एटॉमिक रेडियस हमने बताया था 1.31, यही बताया था ना। और देखिए इन दोनों के एटॉमिक रेडियस में माइनर अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर कितने का है? लगभग 0.04 का अंतर है ना, बहुत ज्यादा माइनर अंतर, बहुत छोटा सा अंतर। दोनों की परमाणु त्रिज्या में अंतर बहुत ही कम है, और अंतर जहां बहुत कम होता है वो धातु मिलकर के मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मिश्र धातु बनने का रीजन सिर्फ एक है। मिश्र धातु बनने का रीजन सिर्फ एक है। वो कौन सा रीजन है? क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, या ये कह सकते हैं कि इनकी परमाणु त्रिज्याओं में बहुत ही छोटा सा अंतर होगा। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, आप लोगों ने कभी किसी मिश्र धातु को नहीं देखा होगा स्कैंडियम 21 और जिंक 30 को मिलाकर कोई मिश्र धातु बनी हो। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है एटॉमिक रेडियस का, है ना। स्कैंडियम 21
स्कैंडियम 21 Sc और जिंक 30 के बीच में देखा होगा अंतर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए स्कैंडियम और जिंक कभी मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते। मिश्र धातु बनाते हैं मुख्यतः पास पास के कंपाउंड बनाते हैं जिनमें एटॉमिक रेडियाई में अंतर बहुत ही कम है। तो रीजन यही बताएंगे, लिखिए डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक तत्वों में मिश्र धातु है। बनाइए मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु डी ब्लॉक में लिखे संक्रमण धातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों मिश्र धातु बनाते हैं ये? क्यों मिश्र धातु बनाते हैं? क्योंकि इनकी परमाणु ऊर्जाएं लगभग क्या होती है? बराबर होती है। परमाणु ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है, या इनकी परमाणु ऊर्जाओं में अंतर बहुत ही कम होता है, या इनकी परमाणु ऊर्जाओं में अंतर बहुत ही कम होता है। डी ब्लॉक तत्वों के लास्ट लक्षण पढ़ने हैं आप लोगों को। लास्ट लक्षण क्या पढ़ना है? लास्ट लक्षण पढ़ना है आप लोगों को यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। देखिए यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिकों की प्रवृत्ति, ऐसा लिखिएगा यौगिकों की प्रवृत्ति। यौगिकों की प्रवृत्ति क्या होती है? यौगिक कितने टाइप्स के बनते हैं? बंध के आधार पर, बांड के आधार पर यौगिक कितने टाइप्स के बन सकते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? कौन कौन से? पहला तो बनेगा कौन सा? आयनिक यौगिक, मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और दूसरा कौन सा बनता है आपका? सहसंयोजी कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक का मतलब क्या? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। और तीसरा होता है कौन सा आपका? उप संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नाम से स्पष्ट है, परमाणुओं के मध्य कैसा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध पाया जाएगा। इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। कौन सा? और इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? उपसहसंयोजी बंध पाया जाएगा। तो समझिए हमारी बात को, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, समस्त डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या संक्रमण धातुएं तीनों टाइप्स के यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं, और उप सहसंयोजी भी यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक तत्व की एक विशेषता होती है कि क्या ये तीनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। बंध के आधार पर ये तीनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखिए संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं
सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और आयनिक, और आयनिक तीनों प्रकार के बंध, तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ये तो था आपका पूरे के पूरा डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य लक्षण था। क्या था? पूरे के पूरे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण थे ये। अब आपको पढ़ना क्या है? इनकी उपलब्धता पढ़नी है, संक्रमण धातुओं की उपलब्धता पढ़नी है। उपलब्धता का मतलब कि संक्रमण धातुएं कहां पाई जाती हैं। देखिए, क्योंकि ये सक्रिय है, सक्रिय है और सक्रिय होने के कारण किसी न किसी के साथ क्रिया की रहेंगी और पाई कहां जाएंगे? मुख्यतः खनिजों के रूप में पाई जाएगी। इसके खनिज कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः ऑक्साइड और सल्फाइड खनिज होते हैं। कौन से खनिज होते हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड। अगर मैं इनकी उपलब्धता की बात करूं, संक्रमण धातुओं की उपलब्धता की बात करूं कि हमें कहां से प्राप्त होगा और या किस रूप में हमें यह प्राप्त होगा, तो किस रूप में हमें प्राप्त होगा? ये खनिजों के रूप में प्राप्त होगा। और खनिज का मतलब आप जानते हैं कि जो हम खनन करके प्राप्त करते हैं भूगर्भ से, वो खनिज कहलाते हैं। और खनिजों के रूप में कैसे प्राप्त होंगे? सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड खनिज के रूप में, और किसके? ऑक्साइड खनिज के रूप में। सल्फाइड खनिज और ऑक्साइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बात और आप लोग ध्यान में रखते चलोगे कि कुछ संक्रमण धातुएं ऐसी भी हैं जो कि मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी किस रूप में पाई जाती है? ऑस्मियम हुआ, पैलेडियम हुआ, रूबिडियम हुआ। अच्छा, ऑस्मियम का एक कैरेक्टर बताओ आप लोग, हमने चर्चा किया था। ऑस्मियम का डी ब्लॉक के अंतर्गत महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताइए। वेरी गुड, बहुत भारी होता है। अगर धातुओं में देखा जाए सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम होती है। भारी होने का मतलब क्या हुआ? इसका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही उच्च होती है, सबसे भारी धातु। मरकरी हुआ, मरकरी का एक कैरेक्टर बताइए। समान ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है। मरकरी तो नहीं कह सकते। चलिए, ये प्लेटिनम, गोल्ड, ये सभी मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं किए रहेंगे, खनिज के रूप में ये नहीं पाए। तो हेडिंग डालिए उपलब्धता, 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 उपलब्धता लिखिए। किसकी उपलब्धता? हाँ, संक्रमण धातुओं की उपलब्धता है। नहीं तो पता चले पता नहीं किसकी उपलब्धता पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति में संक्रमण धातुएं मुख्यतः सल्फाइड और ऑक्साइड खनिजों के रूप में मिलती हैं। ऑक्साइड खनिजों के रूप में मिलती हैं। कुछ अनअभिक्रियाशील संक्रमण धातुएं, कुछ अनअभिक्रियाशील संक्रमण धातुएं कैसे पाई जाती हैं? कैसे पाई जाती हैं? कुछ अनअभिक्रियाशील संक्रमण धातुएं कैसे? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑस्मियम, आदि। ये तो था डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया था ये तो समस्त था डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण में इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताई गई होंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया। उसके बाद क्या बताया गया? परिवर्ती आक्सीकरण संख्या बताई गई होगी, है ना। विभिन्न आक्सीकरण संख्याएं बताई गई होंगी। आक्सीकरण संख्या बताने के बाद धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति के बाद रंगीन आयन, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, फिर उसके बाद और चुंबकीय लक्षण, उसके बाद संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति, फिर उसके बाद परमाणु त्रिज्याएं, फिर आयनन विभव, फिर उत्प्रेरकीय गुण, फिर मिश्रधातु और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति और डी ब्लॉक तत्वों की उपलब्धता बताएगी। ये सारी चीजें बताया। के अंतर्गत आपको पढ़ना कौन सा है? 3D श्रेणी पढ़नी है। अब बताइए आप लोग 3D श्रेणी है कौन कौन से? पीरियड नंबर 4, आवर्त नंबर 4, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक? जिंक तक के। यही सारी प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिए मेरी बात को, यही सारी प्रॉपर्टी, यही सारा गुण 3D श्रेणी के तत्वों के बारे में पढ़ना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, इनकी आक्सीकरण संख्या पढ़नी है, इनके आयनिक यौगिक और इनके रंगीन यौगिक और रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पढ़नी है। मतलब जितनी प्रॉपर्टी हमने अब तक समस्त डी ब्लॉक तत्वों की बताई है, वही उतनी प्रॉपर्टी, वही उतना कैरेक्टरिस्टिक आप लोग किसका पढ़ना है? 3D श्रेणी का पढ़ना है। समझ पा रहे ना? 3D श्रेणी के बाद फिर आप लोगों को 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कौन सा? K2Cl2O7, K2Cl2O7 और फिर KMnO4। 2 कंपाउंड पढ़ना है। ये क्रोमियम का कंपाउंड है और ये किसका कंपाउंड है? मैंगनीज का कंपाउंड है। 2 कंपाउंड पढ़ना है। पिछले 2-3 वर्षों से इस कंपाउंड के बारे में सिलेबस में जरा सा जिक्र भी नहीं किया गया था, एकदम से हटा दिया गया था इसको। और इस साल जो है सिलेबस में इसको नया ऐड किया गया है ना। फिर से पहले पढ़ा जाता था, 2-3 साल पहले, कोविड के पहले पढ़ा जाता था, लेकिन अब बीच में सिलेबस जब से रिज्यूम करना शुरू किए हैं, कम करना शुरू किए हैं, तब से इसको हटा दिया गया। अब फिर जोड़ करके सारी चीजों को हटा करके एक नई चीजें जोड़ दिया आप लोगों के सामने, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दोनों कंपाउंड पढ़ेंगे। फिर डी ब्लॉक कहिए तो 3D श्रेणी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, मतलब दोनों का एक ही है। चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ा देंगे। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सब सारी चीजें बता दिया जाएगा। एक बार बताया गया, फिर भी बता देते हैं। कल पढ़ाते हैं 3D संक्रमण श्रेणी के